वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस और मैं हूं अमित कुमार। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि एक्चुअली में आपको अकाउंटिंग करने से पहले आपको जिस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे क्लास 11 में नए नए आए हैं और उनके लिए अकाउंटेंसी बहुत ही नया है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो रूल्स हैं और जो कुछ एजम्पशंस हैं उसके बारे में अच्छे से जाने और समझें। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो अगर आप उसके बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए उस चीज़ को शुरू करना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आपको ABCD नहीं आती तो फिर आप इंग्लिश कभी सीख ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो बेसिक रूल्स या जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हम उनको थोड़ा अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर। अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। अगर मैं आपसे कहूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये जनरल रूल्स हैं जो कि सेट है, जिनको सेट करके रखा गया है, जिसके आधार पर अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस को एक यूनिफॉर्म वे में करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि अगर आप अकाउंटिंग हर बिज़नेस, हर एक कंपनी जो है आज के टाइम में अकाउंटिंग कर रही है। अगर हर कोई अकाउंटिंग कर रहा है और अगर हर किसी के करने का तरीका अलग हो तो क्या आप कभी भी उनके बीच में जो रिलेशन है वो कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, या फिर जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं आप दूसरी बुक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जनरली क्या है कि सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, आप इनको रूल्स कह सकते हैं, आप इन्हें प्रिंसिपल कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से की जाती है। और ये जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं ये सभी लोग जो अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, सो दैट कि जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है पूरे दुनिया में, जितने भी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उन सब की जो अकाउंटिंग है उसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले कहूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। पहले तो क्योंकि ये जो स्किल है, आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है ये एक अपने आप में एक स्किल है। ये चीज़ ह्यूमंस ने खुद बनाई है अपने काम को आसान करने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने इसे मैन मेड कहा है। ये जितने भी प्रिंसिपल हैं ये जनरली जितने भी इन्होंने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किए हैं और जो उनका आउटकम मिला है उसके रिज़ल्ट के बेसिस पे कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, इसीलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब ये है ये इसमें गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिजिड नहीं है। मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ डेप्रिसिएशन जब हम एसेट्स वगैरह पे चार्ज करते हैं, जनरली देयर आर टू मेथड्स, वन इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड और सेकेंड इज़ स्ट्रेट डाउन वैल्यू मेथड। जब हम बात करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की, तो मान के चलिए आपके पास अगर कोई आपके पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन जो है अगर मैं उस पर हर साल जो भी उसकी वैल्यू होगी उस पर 10% लगाऊँ डेप्रिसिएशन, तो पहले साल में तो आपकी जो डेप्रिसिएशन होगा वो 10,000 रुपये का 10% 1,000 हो जाएगा, दूसरे साल में वो 9,000 हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे करते करते आपकी वैल्यू घटेगी। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल करता हूँ तो हर साल मैं क्या करूँगा, हर साल मैं एक ही रेट से चार्ज करूँगा और जो मैंने एक फिक्स अमाउंट मान लिया है मैं हमेशा हर साल उसी रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करूँ। जैसे कि मानिए अगर मैंने मान लिया है कि जो मेरा मोबाइल है उसकी लाइफ 10 साल है और मेरा फ़ोन 10,000 का है, तो मैंने मान लिया है कि मैं हर साल उसको 1,000 रुपये से डेप्रिशिएट करता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डिफरेंट तरीके हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के और दोनों ही रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सही हैं। आप इनमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही टाइप का अकाउंटिंग फॉलो करना है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप उनमें से कोई सा ही फॉलो कर सकते हैं जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सेट करके दिए गए हैं या जो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिए हैं उनको ही फॉलो करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। क्योंकि ये जो जितने भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ये पूरा वर्ल्ड इसी को फॉलो कर रहा होता है और इस वजह से हर कोई इनको एक्सेप्ट करता है।
हर कंट्री की जो अपनी एक एजेंसी होती है जिसका काम होता है अकाउंटिंग वर्क को देखना, ये सब आपस में कोलैबोरेट करके इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये जनरली ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक्सेप्टेड होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग एजम्पशंस की, क्योंकि अब तक मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अब इसमें कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं जो हम अकाउंटिंग करने से पहले हम लेके चलते हैं। क्योंकि अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ एक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव, मानिए आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो पहले तो ये कि आपको पता होगा कि अगर कोई बिज़नेस है तो वो, अगर मानिए ये कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो कहने के लिए तो बिजनेसमैन स्टार्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो जो बिज़नेस है वो इस बिजनेसमैन का ही होगा, डेफिनेटली वो इस बिजनेसमैन का ही बिज़नेस है। लेकिन हम हमेशा ये मानते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो उसकी आइडेंटिटी जो उसका बिज़नेस है उससे कम्प्लीटली अलग है, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो बंदा है ये आपका, अगर ये बिजनेसमैन है, अगर ये बिजनेसमैन है ये अलग है, और ये जो है ये एक अलग सेपरेट एंटिटी है, मतलब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये बिल्कुल ही अलग है जो बिजनेसमैन है उससे, ठीक है। तो जब ऐसा आप मान के चलते हैं, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आप बिज़नेस चला रहे हैं, ये बात सच है, अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं तो आप हमेशा से यही उम्मीद करते हैं कि जो आपका बिज़नेस है वो लंबा चले। क्यों? अब सिंपल सी बात है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो बिज़नेस इसलिए स्टार्ट करेगा कि बिज़नेस बंद हो जाए, है कि नहीं। बिज़नेस कोई बंद तो करना चाहता नहीं है, बिज़नेस चलाने के लिए तो उसने बिज़नेस शुरू किया होगा। अगर उसने बिज़नेस शुरू किया है चलाने के लिए तो वो ये बंदा कभी नहीं सोचेगा कि मैं बिज़नेस को आगे जाके बंद करने वाला हूँ। वो ये सोचेगा कि मैं अपने बिज़नेस को लंबा चलाऊँगा, एक्सपैंड करूँगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं इसे बंद करूँगा, है कि नहीं। तो बिज़नेसमैन क्योंकि ये बात मान के चल रहा है कि मैं बिज़नेस को लंबे समय तक रन करूँगा, इसीलिए ये आपका पहला एजम्पशन है कि आपका जो बिज़नेस है वो क्या होगा, वो लंबे समय तक रन करेगा। तो ये जो फर्स्ट एजम्पशन है दैट इज़ गोइंग कंसर्न एजम्पशन, मतलब हम इसमें ये मान के चलेंगे कि जो बिज़नेस है वो एक फॉरसीनेबल फ्यूचर तक रन करेगा, मतलब जो हमने नहीं देखा है, हमें नहीं पता फ्यूचर में ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस रहेगा और ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। हमारा पहला असम्पशन जो है वो यही होगा कि हमारा जो बिज़नेस है पहले तो सेपरेट एंटिटी में पता है और ये लगातार चलेगा, ये बिज़नेस बंद नहीं होने वाला, ठीक है। और क्योंकि ये आपका बिज़नेस है, ठीक है, ये बंद नहीं होने वाला। ऊपर से अब आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद अब अगर आप देखें तो बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम आपने अब क्या किया होगा, आपने पहले बिज़नेस ट्रांजैक्शंस वगैरह, आपने बिज़नेस में आपने क्या किया है, आपने सब कुछ एसेट वगैरह सब कुछ ले लिया है, फाइनली आपका जो बिज़नेस है वो शुरू हो चुका है। अगर आपका बिज़नेस शुरू हो चुका है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे आप उनको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, है कि नहीं, ये सब कुछ करेंगे आप, ठीक है। लेकिन आप जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपने जो भी एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, अब आप उसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को आप सालों साल फॉलो करेंगे, मतलब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अब चेंज नहीं करेंगे। तो आपका जो सेकेंड बेसिक एजम्पशन है वो क्या है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, मतलब आप अपने अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करने के लिए जो भी आप रूल्स रेगुलेशन और जो भी आप जिस तरीके से आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं आप उसी को फॉलो करेंगे और आप उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। सेकंड एजम्पशन आपका ये हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे थर्ड एजम्पशन की, दैट इज़ एक्रूअल बेसिस, मतलब मान के चलिए आपने बिज़नेस स्टार्ट भी कर लिया, आपने बिज़नेस की अकाउंटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मानिए आप बिज़नेस करते हैं, सारे के सारे कस्टमर आपको कैश में पैसा दे दे तुरंत, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी जो डीलिंग हो वो कैश में ना हो बल्कि क्रेडिट बेसिस पे हो, मतलब जिसका पैसा आपको फ़िलहाल मिला नहीं है लेकिन वो दे देगा जिसने भी आपसे सामान लिया है। अगर किसी ने आपसे सामान लिया है तो कभी ना कभी तो पैसा देगा आपको, तो क्या हम इंतज़ार करेंगे कि जब वो बंदा पैसा देगा तब हम अपनी किताब में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे? क्यों, ये ज़रूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया, भले आपके पास पैसा नहीं आया, आपने जिस दिन सामान दिया था उस दिन आपको पता चल गया था कि आपके पास पैसा जो होगा वो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, है कि नहीं।
और अगर आपके पैसा आ ही जाएगा तो हम उसे अभी रिकॉर्ड क्यों ना करें, डेफिनेटली हमें उसे अभी रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि जिस बंदे से पैसा लेना है वो भी भूल जाए, है कि नहीं। अगर आपने रिकॉर्ड किया होगा अपनी किताब में कि आपने इतने का सामान बेचा है और आपको इतने रुपए लेने हैं, तो तभी तो आप जाकर के उस बंदे से पैसे ले पाएंगे, वरना बंदा भाग जाएगा, है कि नहीं। तो बंदा ना भागे, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब हमने अपना सामान उसको दे दिया। पैसे तो जो हैं वो किसी ना किसी दिन तो आएंगे। तो आपका जो थर्ड एजम्पशन है वो क्या है, एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करें, आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैश बेसिस पे नहीं करेंगे। मतलब जब कैश आएगा केवल तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब बिज़नेस में आपको पैसा मिलने की बाउंडेशन फिक्स हो जाए। बाउंडेशन क्या मतलब क्या हुआ कि जिस दिन आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया, मतलब जिस दिन ये बाइंडिंग हो गई कि आपने सामान बेच दिया और आपको उसके पैसे मिलेंगे, उसी दिन हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे उस ट्रांजैक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अभी तक हमने जो पढ़े वो क्या थे, वो बेसिक एजम्पशन थे जिनको हम लेके चल रहे होते हैं कि बिज़नेस में हमें ये 3 बातें तो लेके चलनी है कि बिज़नेस हमारा लंबा चलेगा और हम जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसे लगातार कंसिस्टेंट रखेंगे, उसे नहीं बदलेंगे। और तीसरा कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, बिज़नेस ट्रांजेक्शन, हम उसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड ना करके हम रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब जब हम वो ट्रांजेक्शन की डीलिंग कर लेंगे तब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब हमें उस चीज़ के पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ये आपको गाइड करते हैं कि हमें अकाउंटिंग फॉलो करते वक्त कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपको गाइड करेंगे जब कभी आप गलती कर रहे होंगे अपनी बुक्स में गलती करते टाइम, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, पहला प्रिंसिपल है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। मतलब इसमें जो बिज़नेस है हम उसको, जो भी बंदा जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है हम उससे बिज़नेस को हमेशा अलग रखेंगे। क्यों, जैसा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये आपका बिजनेसमैन है और ये आपका सेपरेट बिजनेस है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या मानेंगे कि ये दोनों ही जो हैं वो क्या होंगे, हमेशा सेपरेट होंगे, ठीक है। बिजनेसमैन अलग होगा और जो बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस होगा वो अलग होगा, और हम इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानेंगे, हम इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड प्रिंसिपल की, दैट इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मतलब हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी के फॉर्म में लिख सकें। मतलब मान करके चलिए आपने कोई भी गुड खरीदी है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है या उसकी कोई रुपी या फिर किसी भी मॉनेटरी टर्म में अगर आप उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अपनी अकाउंटिंग बुक्स में मेंशन नहीं करेंगे। तो हमेशा आपको ख्याल रखना है कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है या फिर आप उस ट्रांजैक्शन की एंट्री मनी में के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी अकाउंटिंग बुक्स में कभी नहीं आएगा। जैसे आपको तो पता होगा कि जनरली हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स जो होते हैं आप उनको रिकॉर्ड करते हैं जो भी उनकी वैल्यू होती है कि नहीं। लेकिन जनरली जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे होते हैं, वो भी हमारे लिए एसेट है एक तरीके से। लेकिन क्या आप उनको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक ह्यूमन रिसोर्स जो भी एक बंदा है, हर किसी की एफिशिएंसी अलग है। और सबसे पहली बात है, हम किसी इंसान की वैल्यू कैसे लगाएं, ये तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम केवल यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को लिख सकते हैं जिसको हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकें या जिसे हम मनी के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब आप अकाउंटिंग करेंगे, जैसा हमने मान लिया क्या कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए करेंगे, ठीक है। अब लंबे टाइम के लिए अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो क्या आप बस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहेंगे? आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपका जो बिज़नेस है वो रन कैसा कर रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या आपका जो बिज़नेस है उसकी पोजीशन कैसी है मार्केट में? क्या आप ये सब जानना नहीं चाहेंगे? अगर आप बिज़नेस दिल से शुरू करते हैं, मन लगा करके कि आपको बिज़नेस में पैसा कमाना है, तो आप ज़रूर ये जानना चाहेंगे समय समय पे कि आपका बिज़नेस ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए
आपने बिज़नेस स्टार्ट किया कब? 2015 में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब जब 2015 में स्टार्ट किया और अब आपको क्या हुआ, 2020 का टाइम आ गया, ठीक है। 2020 का टाइम आ गया और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके पास एसेट्स हैं, मतलब अब आपकी कंपनी जो है वो बंद होने वाली है, ऐसा टाइम आ गया, क्योंकि आपके पास आपके एक्सपेंडिचर ही इतने हो गए जितने कि आपके इनकम नहीं थे और आपके एसेट्स भी नहीं है उसको पे ऑफ करने का। अब अगर ऐसा टाइम आ जाएगा तो आप क्यों ऐसा टाइम आ गया? क्योंकि आपने टाइम पर अपनी बुक्स को चेक नहीं किया कि आपका बिज़नेस रन कैसा कर रहा है। क्यों? मान के चलिए आपने जर्नल एंट्रीज किया, अकाउंट्स में सब कुछ किया, लेकिन आपने अभी तक इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपने बैलेंस शीट बनाने से मना कर दिया, कहा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम बस सारे के सारे अकाउंट्स, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे लिए यही काफ़ी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। मतलब हमने गलती क्या करनी है? हमने गलती क्या की है यहाँ पे? हमने टाइम टू टाइम इसको चेक नहीं किया कि हमारा बिज़नेस ठीक से रन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते थे? ये 2015 है, अगर हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे 2020 था, ये 2000 आपका 19 मान लो, ये 2018, ये 2017 और ये 2016। अब मैंने क्या किया है, मैंने 2015 से लेके 2020 को मैंने कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मैंने एक साल के पीरियड में डिवाइड कर दिया है। अब क्योंकि मैंने एक साल के पीरियड में डिवाइड कर दिया है, तो अब मेरे लिए टाइम टू टाइम ये चेक करना आसान होगा। अगर मैं 2015 में मैं बिज़नेस शुरू किया है, 2016 के आखिरी में अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं कि मेरे इस पूरे साल में खर्चे कितने हैं और मुझे रेवेन्यू कितना हुआ, तो क्या मैं अब आसानी से पता नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने हर साल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया होगा तो? डेफिनेटली। तो होता क्या है, जो आपका ये थर्ड था आपका कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसमें हम अपनी बिज़नेस की जितनी भी अकाउंटिंग हम करते हैं, हम उसको एक स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। और ये डिवाइड क्यों करते हैं हम? ताकि उस पीरियड के आखिरी में हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स को देख सकें कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सब कुछ पता कर सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, लगभग अपनी बुक्स को हर साल हम उसे चेंज कर रहे हैं। मान के चलिए 2015 आपका एक बुक था, फिर 2016 एक बुक था, मतलब हर साल क्या करेंगे, एक नई बुक शुरू करेंगे। नई बुक शुरू करेंगे मतलब क्या है, जो भी इस साल के आखिरी में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपके पास होंगे, हम उसको अगले साल लेके तो जाएंगे और फिर हम नए सिरे से बिजनेस शुरू करेंगे। और ये ऐसा हम लगातार करते ही रहेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मतलब आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है, मतलब सबसे पहले आपने क्या बनाएंगे आपने सबसे पहले बनाया होगा जर्नल एंट्रीज़। आप जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे, फिर आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, आपने अकाउंट्स बनाए होंगे, आपने लेजर में इसको कन्वर्ट किया होगा, लेजर में डाला होगा, फिर आपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, ठीक है। फिर फाइनली आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी आपने सामान जो है बेचा है, ख़रीदा साल में वो। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर फाइनली आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। मानिए आपने ये सब कुछ किया, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारे के सारे काम जो हैं वो ठीक किए हैं या नहीं किए? तो ये काम कौन करेगा? मतलब आपने जितना भी अकाउंटिंग मेंटेन किया है, जो भी आपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया है, टाइम टू टाइम ये देखना भी ज़रूरी है कि आपने काम ठीक किया है नहीं किया है। और आपने ठीक किया होगा तो क्या होगा, ये कौन देखेगा? ये हर कोई देखना चाहिए। मतलब आप अपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, आप उसे क्या करेंगे, आप उसे फुल्ली डिस्क्लोज करेंगे और लोगों के सामने क्लियर कट रखेंगे, ठीक है। सारी की सारी बातें, जितनी भी बातें आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड की है, वो सब कुछ फुल्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए, मतलब लोगों के सामने होनी चाहिए कि लोग उसे कभी भी देख सकें और समझ सकें, ठीक है। बात करते हैं हम लोग मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में। अगर हम बात करूँ मटेरियलिटी प्रिंसिपल के बारे में, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी आइटम या फिर कोई भी इवेंट जो कि इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनके इंटरेस्ट को अगर अफेक्ट कर रही होगी, तो आप उसको अपनी बुक्स में शो करेंगे।
ना कि अगर वो रुपीज़ के फॉर्म में हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है तो आपको उसे अपनी बुक्स में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर मैं जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इसी काम मटेरियलिटी प्रिंसिपल में, मान करके चलिए एक कोई फर्म है जिसका साल का जो टर्नओवर है वो केवल 15 लाख रुपए है, ठीक है। अब अगर 15 लाख रुपए उसका टर्नओवर है और मान के चलिए अगर उसका कहीं पे 1500 रुपये का खर्चा है, मतलब 15,000 का खर्चा है, तो शायद 15 लाख के टर्नओवर जिसका है उसके लिए 15,000 रुपये एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर कोई ऐसी फर्म या कोई ऐसी बिजनेस फर्म है जिसका टर्नओवर 15 करोड़ का है, क्या उसके लिए 15,000 रुपये की कोई वैल्यू खास इंपॉर्टेंट होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंस रखती है, जो भी आइटम या इवेंट इम्पॉर्टेंट रखता है बिजनेस फर्म में इन्वेस्टर्स के नज़रिए से, हम उसको शो करेंगे, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर अगर मैं आपसे अब बात करूँ प्रेडुवेंस और कंजर्वेटिविज्म प्रिंसिपल, मतलब इस प्रिंसिपल के तहत हमें एक चीज़ फॉलो करनी है। हो सकता है आपका बिज़नेस रन कर रहा हो बहुत अच्छा और आपको पता है कि उसमें कुछ मतलब ऐसे हालात आ जाते हैं जब आपको महसूस होता है कि शायद आपको कहीं से पैसा आने वाला है, ठीक है। आप ये मान के चलते कि आपको वहाँ से पैसा आएगा। अब ये कोई भरोसा नहीं कि आपको पैसा मिल ही जाएगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे होते हैं। लेकिन कई जगह पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब नुकसान हो जाएगा तो क्या आपको लगता नहीं कि हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि अगर वो घाटा हो गया तो हमें उस घाटे के लिए पहले से ही कुछ सोच के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऐसा घाटा है जो कि शायद हमारे बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा घाटा हो, उससे हमें आगे बहुत दिक्कतें हो जाएँ। तो अगर आप पहले ही जानते हैं कि आपके बिज़नेस को कोई घाटा होने वाला है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि उसके लिए क्या करें, पहले से ही कुछ इंतजामात कर लें, मतलब कुछ प्रोविजन सा बना लें आप, है कि नहीं। तो जो प्रेडुवेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है, इसके तहत हम लोग करते क्या है, जितना जो भी आपको लगता है कि जहाँ से आपको किसी तरह का प्रॉफिट या गेन, आपको एस्टिमेटेड जो गेन आप लेके चल रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर करेंगे। हम मान के चलेंगे कि हमें वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा अंदाज़ा लग रहा है, आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको वहाँ से नुकसान हो सकता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक तरीके का रिज़र्व बना लेंगे, एक तरीके का प्रोविज़न बना लेंगे। वो कैसे, मान करके चलिए आपने अपना 10 लाख का सामान आपने बेचा था, वो भी क्रेडिट पे, जहाँ आपको कैश अभी तक मिला नहीं है, आपको बाद में पैसे उसके मिलेंगे। कहने के लिए तो ठीक है, आपको सारे पैसे रिकवर होने चाहिए और जनरली हो भी जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कुछ ऐसे लोग थे जो आपके पैसे नहीं दे पाए, लेकिन आपको पता था कि शायद इतने % लोग तो जो है वो आपको पैसा नहीं पे कर पाएंगे। मान के चलिए वो 5% लोग हैं। अगर वो आपने 10 लाख का सामान बेचा है और अगर 5% उसका निकाले तो ये वैल्यू जो होगी वो 50,000 रुपये होगी। अब 50,000 रुपये जो है ये आपके लिए नुकसान है, ये आपका खर्चा एक तरीके का नुकसान हो गया आपको, क्योंकि पैसे तो आपको मिलने चाहिए 10 लाख, लेकिन आपको कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 9,50,000 मिल पाएंगे। 5% जो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए का अगर आपने सेल किया है, आपके डेप्टर्स हैं कितने के, डेप्टर्स आपके हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आपको क्या इनमें से 5% लोग आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 50,000 के इक्वल। तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये एक एस्टिमेट लॉस है, जो हमें पता है हमें नुकसान होगा फ्यूचर में, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम इसके लिए पहले से ही अभी से तैयारी शुरू कर दें, कुछ तरीके का प्रोविज़न बना लें, ताकि आगे जब ये हमें नुकसान हो तो हम इसके लिए तैयार रहें, हमें झटका ना लगे हमारे बिज़नेस को। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए बना लेंगे प्रोविज़न, ठीक है। ये जो हम प्रोविज़न बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नुकसान होने वाला था। लेकिन अगर मानिए आपको पता है कि आपको फ्यूचर में आपने एस्टिमेट किया कि आपको 50,000 रुपये आपको अगर कहीं से मिलने होते, ठीक है, और आपको पता है कि वो अलग से आपको मिल रहे हैं, तो क्या आप उसको भी अपने बुक में लिखना चाहेंगे? चाहेंगे तो ज़रूर, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमेशा तैयार रहना होता है बिज़नेस को बुरी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, ठीक है। वो कब कर सकते हैं, जब हम अपने लॉसेस के लिए हम प्रोविज़न तैयार करें। तो हम एस्टिमेट करेंगे क्या, जितने भी हमारे लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, हम उसके लिए पहले से ही क्या करेंगे, प्रोविजन बना लेंगे और हम उसे एस्टिमेट करेंगे जो भी लॉसेस होंगे। लेकिन
जो हमें फ़ायदे होने वाले हैं हम उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे अपनी बुक में, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब आपने जितना भी आपने अकाउंटिंग किया है, ठीक है, साल भर में आपने अकाउंटिंग की है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि हम अकाउंटिंग को क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक साल का जनरली वो पीरियड होता है, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके। तो मान के चलिए आपने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है, ताकि आप टाइम पर ये देख सकें कि आपको उस चीज़ से, मतलब साल में आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना नुकसान हुआ, साथ ही साथ कि आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है क्या है, ये सब जानना चाहते हैं आप, है कि नहीं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पर्पस क्या होता है कि हम हर साल के आखिरी में हम अपने एक्सपेंडिचर को अपने रेवेन्यू से मैच करते हैं, और अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और ये काम हम हर साल करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि हम हर साल करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूल प्रिंसिपल। जैसा कि आपको पता है कोई भी ट्रांजेक्शन आप करें उसमें किसी के पास कोई चीज़ आ रही होगी तो किसी के पास से कोई चीज़ जा रही होगी, है कि नहीं। हमें पता है ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, आपका एक साइड तो होगा क्या, डेबिट, है कि नहीं, एक साइड आपका डेबिट होगा और आपका एक साइड हम क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं, मान के चलिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो आप जानते हैं, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स, ठीक है, ये होती है। अब क्योंकि मैंने बात की ड्यूल एस्पेक्ट की, आपको पता है कि क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का आपका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब मान करके चलिए आपने क्या किया है, आपने कोई फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपये का, ठीक है। अब फर्नीचर आपने जब खरीदा है तो डेफिनेटली आपके पास क्या है, एसेट आया है। फर्नीचर के नाम से आप क्या करेंगे, फर्नीचर को तो आप डेबिट करेंगे ही, फर्नीचर आपका डेबिट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपके पास जो कैश था, कैश कम हो गया है आपका। अगर आपका कैश कम हो गया है मतलब कैश आपका क्या हो गया होगा, कैश आपका क्रेडिट हो गया होगा। और कितने अमाउंट से, जितने का आपने फर्नीचर खरीदा था। अगर आपने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है तो डेफिनेटली आपने उसको 10,000 रुपये ही दिए होंगे, है कि नहीं। अगर आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो आप एंट्री भी 10,000 रुपये से ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपने 10,000 रुपये डेबिट किए और 10,000 को ही आपने क्रेडिट किए। और हमने यहाँ पे क्या किया है, बोथ एस्पेक्ट्स, ड्यूल एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। हमने इन दोनों को ही, प्रिंसिपल दोनों को ही हमने फॉलो किया है। और हमेशा याद रहे कि जो जितना आप डेबिट करेंगे उतना ही आप क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग हिस्टोरी कॉस्ट, ये गलत है, हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल होगा ये, ठीक है। दैट इज हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल। बात करें हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल की, तो हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम जो भी एसेट्स हम खरीदेंगे या अपने बिजनेस में लेकर के आएंगे, हम उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा वही रखेंगे एट द प्राइस जिस पे हम उसे लेकर के अपने बिजनेस में आए हैं। हो सकता है मार्केट में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती हो, लेकिन हम उसकी वैल्यू को हमेशा क्या रखेंगे, जितने पर वो सामान हम खरीद करके लेकर के आए होंगे। लेकिन सामान आप मान के चलिए खरीद के लाए हैं, मानिए आप 1 लाख रुपए की मशीनरी लेकर के आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल उस मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है नई मशीनरी 1 लाख की होगी, पुरानी होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो कम होने लगती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम क्या करें, अगर हम कोई मशीनरी लेकर के आए हैं तो जितने पे हम सामान लेकर आए होंगे हम उतने से अपने उसे बुक में शो ज़रूर करेंगे, लेकिन हर साल हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे अकॉर्डिंग टू उसकी जो यूज़फुल लाइफ है उसके हिसाब से। जैसे मान करके चलिए आप एक लेकर के आए हैं, क्या आप एक मशीनरी लेकर के आए हैं, कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे पता चला है कि जो मशीनरी की जो यूज़फुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है। अगर इसकी यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है तो आप क्या करेंगे, इसको अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हैं कितना आया, ये आ गया आपका
10,000 रुपीज़। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं हर साल 10,000 रुपये से अपनी मशीनरी को डीवैल्यूएट करूँगा, और इस डीवैल्यूएशन को मैं क्या नाम दूंगा, डेप्रीशिएशन। जब आप डेप्रीशिएशन करेंगे 10,000 रुपीज़ से जब आप कम कर देंगे, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अगले साल, 90,000 आ जाएगी। ठीक है, ये जो 90,000 है, अब ये अगले साल आपकी बुक्स में इसकी मशीनरी की वैल्यू शो हो रही होगी। इस तरीके से हम अपनी जितनी भी एसेट्स हैं, हम उनको हिस्टोरिक कॉस्ट पे जितनी प्राइस हम लेकर आए हैं उस पर शो करेंगे, और हर साल हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। फिर अब बात करते हैं लोग रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट की। मतलब हम रेवेन्यू को तब रिकग्नाइज करेंगे जब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई होगी, मतलब जब लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द मनी आया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, अब ये मानिए कि आपने फरवरी में आपने कोई ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन जो आपने की थी वो 10,000 रुपये का आपने अपना सामान बेचा था। ठीक है, ये 10,000 की क्या है, आपने सेल्स की है। ठीक है, लेकिन इसका जो पैसा है वो आपको कब मिला है, मानिए आपको इसका पैसा मिला है जाकर के मई में। ठीक है, अगर आपको ये पैसा जाकर के मई में मिला है तो क्या आप इसकी एंट्री मई में करेंगे या फरवरी में करेंगे? हम इसकी एंट्री तब करेंगे जब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ होगा, मतलब जब लीगल ऑब्लिगेशंस आ गई होगी पैसे पे करने की। वो कब थी, फरवरी में ही ट्रांजैक्शन हो गया था, आपने सामान फरवरी में भी बेच दिया था, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन कब क्रिएट हुई थी, फरवरी में। ठीक है, तो हम इसे कब एंट्री कर रिकॉर्ड करेंगे, फरवरी में। एक और केस ले लेते हैं, मान करके चलिए आपको पैसा मिल गया इन एडवांस। ठीक है, मानिए आपको सर्विस देनी है मई में। ठीक है, मानिए आपको सर्विस मई में देनी है, लेकिन आपको पैसे पहले मिल गए। पैसे कब मिल गए आपको, मानिए आपको पैसे अप्रैल में ही मिल गए हैं। कितने, 10,000 ही ले लीजिए एग्जांपल के लिए। पैसे आपको कब मिले हैं, ये आपको एडवांस मिला है, लेकिन आपको इसकी सर्विस कब देनी है, मई में देनी है। ठीक है, अगर आपको मई में इसकी सर्विस देनी है तो फिर अब एक बात आइए, ये पैसा आपके लिए एडवांस था। जब तक आप ये सर्विस नहीं दे देते उसको, तब तक ये आपके लिए जो एडवांस पैसा है ये क्या है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि ये आपको एडवांस में पैसा मिला हुआ है कि नहीं। अगर आपको ये एडवांस में पैसा मिला है तो अगर सर्विस नहीं दी है तो ये आपके लिए क्या है, फिलहाल लाइबिलिटी है। क्यों, अगर आप सर्विस देंगे तब ये पैसे लेने का आपको अधिकार मिलेगा, और जब तक आप पैसा नहीं दे देते हैं ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। जिस दिन आपने वो सर्विस दे दी, फाइनली आप उस दिन इसे अपने बुक में रेवेन्यू शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके तो हमने क्या समझा कि रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, मतलब जब आपको ये एहसास होगा, जब आपको ये पता चलेगा कि फाइनली अब लीगल ऑब्लिगेशन आ चुकी हैं और अब आपने सर्विस दे दी है, तब हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मतलब हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो पहले तो फ्री ऑफ बायस्ड होना चाहिए, मतलब उसमें किसी तरीके की कोई जानबूझ के कोई अकाउंटेंट ने जानबूझ के कोई गलती ना की हुई। अनबायस्ड अगर आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी वो किसी को हेल्प कर सकता है उसके ऊपर डिसीजन लेने में, और अकाउंटिंग सही मायनों में वही होगी जब वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब जो ऐसे कह सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैश मेमो, बाकी के जो वाउचर्स होते हैं वो सब कुछ आप इसमें शो कर सकते हैं, और इसको वेरीफाई कर पा सकते हैं कि जो ये ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सही हैं। तो वो जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है उसको आप मद्देनज़र रखते हुए जब आप अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तभी वो वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होगा। मतलब अगर आपके पास उस ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना कोई कैश रिकॉर्ड है, ना कोई आपके पास स्लिप है, ना कुछ है, ना कोई वाउचर है, तो हम उसे वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कैसे मान लें, क्योंकि वो जो आपने एंट्री की है वो केवल तभी मान्य होगा जब आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट हो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर ये वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो क्या ज़रूरी है कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो ये सबूत दे रहे हों कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है।
ठीक है। आई होप आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि मुझे ये चीज़ समझाने में आपको थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो इसलिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से ये चीज़ समझ में आए। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप आने वाली जो वीडियोज़ हैं और जो आप वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उनको देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके उनके लिंक्स पे क्लिक करें, आप बाकी की वीडियोज़ भी मेरी देख पाएंगे। थैंक यू।